डॉक्टर निरंजन कुमार सिन्हा सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे मंच पर आए और मंच पर आए और मैं कि वे मंच पर आए और अपना स्थान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह, हमारे चीफ गेस्ट निरंजन कुमार सिन्हा सर जो सिन्हा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं, और हमारे प्राचार्य महोदय सर डॉक्टर शंभू कुमार सिंह सर, गोड्डा कॉलेज गोड्डा के पूर्व प्राचार्य बीएन तिवारी सर, और मिस्टर प्लास कांति हाजरा सर डायरेक्टर ऑफ एमएसएमई धमरी गोड्डा, और हमारे समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष निमाई चंद्र दास सर, और सेवानिवृत्त पथरगामा कॉलेज के जूलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा सर, और हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट से एसकेयू कॉलेज यूनिवर्सिटी से राजेश सर जो फिजिक्स डिपार्टमेंट से हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और हमारे कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स हैं, और हमारे मीडिया पर्सन हैं, और हमारे आए हुए जितने भी छात्र छात्राएं, मैं आप सभी का वंदन करती हूँ। पहली बार 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल एआई टुवर्ड्स एथिक्स, गवर्नेंस, साइंटिफिक एंड ग्लोबल फ्रेमवर्क। हमें बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारा महाविद्यालय यह सेमिनार टोकन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेंगलुरु कर्नाटका के साथ कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस सेमिनार का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है आज के वर्तमान परिवेश में एआई के टेक्निकल और रिसर्च एक्सपर्ट को खुले मंच पर विचार विमर्श किया जाए। भी जुड़ा रहा है, हमारी लाइफ का हिस्सा इसी समय मैं सकती हूँ कि वे अपना
हमारे प्रिंसिपल सर के बिना अधूरा है। उनकी गाइडेंस के बिना रिस्पॉन्सिबल एआई जैसे बड़े टॉपिक पर बात करना शायद मुमकिन नहीं होता। Now I would like to invite our respected principal sir. Please come on the stage for the welcome speech. जिनका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता है। आज हमारे वीर दीपिका पांडे सिंह जी जो ऑनलाइन जुड़ी हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर बशीर अहमद खान साहब वो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं का होना हमारे लिए गर्व की बात है। साथ ही नेपाल, उज्बेकिस्तान और डेनमार्क से आए हुए हमारे अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का मैं जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वसुधैव कुटुंबकम की इस पावन धरा पर स्वागत करता हूं। आपका यहाँ होना यह साबित करता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट विद्वान और भविष्य के निर्माता, मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मीडिया के साथियों, नमस्कार, जोहार। कहा जाता है कि हवाओं का रुख मोड़ना जिसे आता है वही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाता है। आज एसआरटी कॉलेज धमड़ी के इस प्रांगण में हम सिर्फ एक सेमिनार के लिए नहीं जुटे हैं, बल्कि हम हवाओं का रुख मोड़ने और एक नए इतिहास की नींव रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मैं डॉक्टर शंभू सिंह, प्राचार्य एसआरटी कॉलेज धमड़ी, आप सभी का इस मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरनेशनल सेमिनार ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई में सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय और टोकन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देवियों और सज्जनों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल एआई, वह केवल तकनीकी चर्चा नहीं है, वह मानवता के अस्तित्व और भविष्य की दिशा तय करने वाला संवाद है। आज पूरी दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की असीमित शक्ति है और दूसरी तरफ नैतिकता की चुनौती। जरा सोचिए, गोड्डा के इस सुदूर गांव में बैठा किसान आज एआई की मदद से मौसम का सटीक हाल जान सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में एआई उन बीमारियों को पहचान रहा है जो इंसान की पकड़ से बाहर थी। शिक्षा के लिए अंतरिक्ष तथा आज दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जो इस तकनीक से अछूता है। लेकिन याद रखिए, भविष्य उनका है जो तकनीकी के साथ चलते हैं। भविष्य उनका है जो तकनीक के साथ चलते हैं, लेकिन इतिहास उनका है जो तकनीक को नैतिकता के साथ चलाते हैं। यही इस सेमिनार का उद्देश्य है। हमें एक ऐसी एआई चाहिए जो बुद्धिमान हो, लेकिन उससे ज्यादा वह जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल हो, उसमें संवेदना हो। यह बड़े महानगरों की होनी चाहिए, धमड़ी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में क्यों? तो मेरा जवाब है, क्रांति बालों से नहीं, मिट्टी से शुरू होती है। जब एसआरटी कॉलेज धमड़ी से निकला विचार एक ग्लोबल फ्रेमवर्क का हिस्सा बनेगा, तो यह साबित होगा कि प्रतिभा और प्रगति पर किसी भूगोल का एकाधिकार नहीं है। आज हम यहाँ से एक संदेश देंगे कि एआई का भविष्य सिर्फ कोर्स में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों में सुरक्षित है। अगले 2 दिनों 28 और 29 जनवरी में जब देश विदेश के विद्वान मंथन करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से जो अमृत निकलेगा वह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शिका बनेगा। मैं टोकन रिसर्च एंड हमारी IQAC टीम को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस विजन को हकीकत में बदला। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी का स्वागत करते हुए बस इतना ही कहूँगा, न तकनीक बड़ी है, न इंसान छोटा है,
वही दौर सुनारा है जहां ज्ञान अनूठा है। आओ मिलकर लिखें एक नई इबारत हम, क्योंकि अब ये दुनिया नहीं, ये AI का जमाना है। आइए जोरदार तालियों के साथ इस ऐतिहासिक सेमिनार का आगाज करें। जय हिंद, जय भारत। फिजिक्स डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष अजय कांत सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे मंच पर आएं और DN तिवारी सर को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। पुष्पगुच्छ सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे मंच पर आएं, वस्त्र देकर सम्मानित करें। ज्योति मैम को स्वागतम 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 आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस यही नाम मैंने लिया आपका, बस यही नाम मैंने लिया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा खो गया आपका, मेरा दिल था मेरा खो गया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए सुनहरी सुबह हो गई, आप आए सुनहरी सुबह हो गई। बहुत प्यारा लगा आना आपका, बहुत प्यारा लगा आना आपका। मेरा दिल ही घर बन गया आपका, मेरा दिल ही घर बन गया आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। थैंक यू। सोवेनियर के विचारों एवं बौद्धिक योगदान को संजोने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अतः मैं
जो डायरेक्टर ऑफ सिन्हा इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक हैं, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहती हूँ। वो आए और हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ सीखने का मुझे मौका मिलता है। सिद्धू कानूर मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के अंतर्गत SIT कॉलेज धमरी के प्रांगण में राष्ट्रीय सेमिनार 2 दिवसीय होने जा रहा है। ये बड़ी गर्व की बात है कि इस कॉलेज बनने से काफी दिन हो गया, आज पहली बार राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर शंभू सिंह जी के नेतृत्व में और तमाम इस कॉलेज के लेक्चरर सर और आज जो यहाँ पे मुख्य अतिथि में आने वाले थे मंत्री मैडम दीपिका जी किसी कारणवश नहीं आ पाए और दुमका यूनिवर्सिटी से कुलपति मैडम आने वाले थे, वो भी किसी कारणवश नहीं आ पाए और पूर्व कुलपति डॉक्टर बशीर अहमद खान जी भी आने वाले थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज मैं मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित करके और राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किए। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, कल्चर प्रोग्राम, ये सब होने से हमारा झारखंड का जो मिट्टी है, झारखंड का जो संस्कृति है, यह कहीं ना कहीं भारत में एक संदेश देने वाली जगह है। यहाँ से कई ऐसे संथाल परगना से छात्र निकल करके लंदन गए, लंदन से पढ़ाई करके आए। मेरा खुद का भी लड़का यहाँ से गया और उन्होंने रिसर्च किया झारखंड में जंगल जमीन पे उन्होंने रिसर्च किया और बाढ़ पीड़ित जो बिहार में आते हैं उसके ऊपर भी रिसर्च किया। तो कहीं ना कहीं हमारा झारखंड का जो मिट्टी है ये बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है, या जिसको छू लेते हैं उसको आजाद ही कर देते हैं। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं और इस प्रांगण में यहाँ के जिला पार्षद ज्योति कुमारी जी भी आए हुए हैं और तमाम स्टूडेंट और लेक्चरर सर को और मंच पे बैठे हुए तमाम चीफ गेस्ट को मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक हार्दिक स्वागत। देखिए, कोई काम नहीं है मुश्किल जब क्या इरादा पक्का। अगर आपका इरादा मजबूत होगा, एक लक्ष्य लीजिए और लक्ष्य लेने के बाद ही आप उस ऊंचाई पे जा सकते हैं जहां पर आप सोच सकते हैं। आपके सामने उदाहरण है निरंजन कुमार सिन्हा का। मैं ग्राम अमोर के रहने वाले हैं, जहां के आज धमरी कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर शंभू सिंह जी, उन्हीं गांव के हम भी रहने वाले हैं। ऐसा है कि जब आप लोग पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा कल्चर प्रोग्राम, डांस, म्यूजिक करते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत के लिए हम सबों को शिक्षित बन करके उनको सपोर्ट करेंगे, तभी विकसित भारत हमारा कामयाबी की ओर जाएगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान भी बनना बहुत आवश्यक है। और विद्वान और बुद्धिमान
जब तक दोनों कला आपके अंदर में नहीं रहेंगे तब तक आप निरंजन सिन्हा नहीं बन सकते। मैंने कभी बचपन में जब हम क्लास 2 तक 3 तक पढ़ाई किए, जिस समय सिलोट और पेंसिल हाथ में लिया करते थे, और आज के डेट में आप लोगों का गार्जियन इतना एक्टिव है, छात्र छात्राओं का इतना गार्जियन एक्टिव है, वो बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। और शिक्षा के साथ साथ यह सब जो प्रोग्राम होता है, सेमिनार, ये सब में इंटरेस्ट लेना चाहिए, रुचि लेना चाहिए। यहाँ आए हैं तो आप खाली नहीं जाइएगा। आज का जो यहाँ पर आपका सुझाव यहाँ दिया जाएगा, यहाँ से कुछ आप लेके जाइएगा। इसलिए बच्चों हमेशा लक्ष्य रखना चाहिए। और अभी बाराहाट के जस्ट बगल में महेशपुर चौक पे हमारा डिग्री कॉलेज कुछ दिन में भूमि पूजन होने जा रहा है। तो मेरा हमेशा इच्छा रहता है कि भले मेरी पढ़ाई भले क्यों नहीं हुई, परंतु मेरे क्षेत्र, मेरे इलाके का, मेरे झारखंड का मिट्टी का बच्चे इतनी ऊंचाई तक जाए जो देश विदेश में नाम रोशन करे, उसी दिन मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। यहाँ पे काफी आज गर्व हो रहा है इस धमरी कॉलेज में आकर के कि पहली बार, जैसे कि हम सुने, पहली बार यहाँ सेमिनार होने जा रहा है। सेमिनार क्या चीज है? जैसे कल्चर प्रोग्राम, सेमिनार, ये सबको एक दूसरे राज्य से, दूसरे स्टेट से वहां पर इसका, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी SIT कॉलेज धमरी के सभी प्रिंसिपल, लेक्चरर सर और तमाम हमारे मीडिया के भाई और चीफ गेस्ट को मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं गोड्डा कॉलेज गोड्डा के पूर्व प्राचार्य BN तिवारी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे मंच पर आए। और यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर शंभू कुमार सिंह मेरे छोटे भाई भी हैं, शुरू से मेरे साथ लगे रहे और इतना बड़ा काम इन्होंने अपने कंधों पर लेकर इसे सफलतापूर्वक निभाने का दायित्व लिया है। 2012 में मैं और मेरी पत्नी भी वहाँ सरस्वती गोड्डा कॉलेज में, तो हम लोगों ने राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया था, जो पहली बार किसी कॉलेज में हुआ था। और आज पहली बार है कि किसी कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ है, इसलिए बहुत खुशी हुई। और मैं भी तो इसी मिट्टी का हूँ। संयोग ऐसा है कि मैं भी धमरी कॉलेज में 1 साल पढ़ा हूँ। उस समय BA में 2 पार्ट होता था, प्रीवियस और पार्ट 1। तो BA प्रीवियस मैंने यहाँ से किया था। तो यहाँ से एक पर एक लोग निकले हैं। आज देखिए शंभू कुमार सिंह हैं, अन्य लोग हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ से निकलेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति याद आती है कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुनकर बड़े कीमती लाल। तो यहाँ की मिट्टी बहुत निराली है। यहीं के मिट्टी से हमारे मुख्य अतिथि आज निरंजन सिन्हा जी निकले हैं। इन्होंने कल ही बतलाया कि मैं कम शिक्षा प्राप्त करके बहुत शिक्षा के प्रति जागरूक रहा हूं, और आज इसी का दिन है कि कई स्कूल, कई कॉलेज इनके द्वारा चलाया जा रहा है। साथ ही अन्य जो मंचासीन पदाधिकारी हैं, शायद राजेश जी भी इसी एरिया के हैं। तो आप लोगों से भी मेरा एक पहला आग्रह रहेगा कि इस एरिया को चमत्कार के रूप में लीजिए। यहाँ से तरह तरह के विद्वान लोग निकले हैं, तरह तरह के पदाधिकारी निकले हैं, बहुत सारे नेतागण निकले हैं। आप लोग भी अपने कैरियर को उसी रूप में ले जाएं, आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। साथ ही मैं कार्यक्रम के शुरू में ही कहना चाहता था कि सारे जो मंचासीन पदाधिकारी हैं, सबों का मैं नाम तो नहीं जान रहा हूँ, इसलिए मैं सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। और
सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से आए हुए समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, धमरी कॉलेज के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं तथा जो यहाँ छात्रगण उपस्थित हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि इस सेमिनार में वे भाग लिए हैं। देखिए, जो सेमिनार का मुख्य विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग इससे बहुत भयभीत हैं। अभी एक बात भी आई कि इससे हो सकता है कि अनैतिकता फैले। भय कोई चीज का निवारण नहीं है। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। 1995-96 में जब ग्लोबलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, तो लोग डरे हुए थे कि स्वदेशी का क्या होगा। मैं गया था उसी समय एक सेमिनार में, यहाँ रांची में एक सेमिनार में, तो अधिकांश लोग ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में बोल रहे थे कि इसका दुष्परिणाम आएगा, हमारा स्वदेशी उसके मुकाबले में तैयार नहीं है, हम लोग उस प्रतिस्पर्धा में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आज हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे लाभ हैं। यह रीजनिंग में मदद करता है, यह इंटेलिजेंस में मदद करता है, यह प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है, यह परसेप्शन में मदद करता है। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं परसेप्शन की एक बात बताता हूँ कि मुझे एक बार एक पेपर लिखने का अवसर मिला जिसका टॉपिक था परसेप्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस बाय ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, द केस ऑफ क्रिश्चियंस। उसका मैटर जुटाने में मुझे एक माह लगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको इतना मदद कर रहा है कि उसका मिनटों में समाधान निकाल देता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमको घबराना नहीं है। और हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, हमको तो समाज में जागरूकता फैलानी है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसमें कम्पीट करने के लिए अपने को सक्षम बनाइए। और हम लोग तो शिक्षित हैं, शिक्षा तो समूह का जड़ है। शिक्षा सारी बुराइयों को दूर कर सकता है। हम लोग पढ़े भी हैं कि एजुकेशन इज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज अ सिस्टम टू क्योर मेंटल मैलिटी बाय मेंटल मेडिसिन। यह तो मानसिक रोगों को दूर करने की एक मानसिक औषधि है शिक्षा। तो हम लोग यदि घबरा जाएंगे तो समाज घबरा जाएगा, हम लोग डर जाएंगे, समाज डर जाएगा। इसलिए हम लोगों का दायित्व ज्यादा बनता है। एजुकेशन से हम लोग पूर्ण बनते हैं और हमारा दायित्व बनता है। विवेकानंद कहे हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। तो हम लोग तो इसको पूर्ण रूप से मानते हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हम भी समाज के लोगों को जागरूक करें। वो जो भयभीत हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमको तो मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि एजुकेशन इज द मील ऑफ सोल। ये हमारी आत्मा को मजबूत करता है, हमारी आत्मा का भोजन है। इसलिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी भय पैदा हुआ है, इसको हम लोग दूर करें, अपनी तरफ से जहां तक हो उसको प्रचारित करें, उससे जो लाभ लेना है उससे लाभ लें और प्रतियोगिता के लिए तैयार रहें। इसीलिए आज इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का जो आयोजन किया गया है, इन कमियों को बताने के लिए भी है। जो इसमें वक्ता आएंगे जरूर बताएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं वे बताएंगे। इसमें खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं। खामियों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, दायित्व संभालना चाहिए। और इसी आशय के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। आए हुए हैं, मैं नाम तो नहीं जान रही हूँ लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं डॉक्टर एस मुंडा सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे कृपया मंच पर आए। अब मैं डॉक्टर अनूप शाह सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया वे मंच पर आए। और हमारे महाविद्यालय के डॉक्टर आतिफ सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया वे मंच पर आकर सर को बुके देकर सम्मानित करें। कृपया मंच पर आए, रिक्वेस्ट करती हूँ। अब मैं मिस्टर मरियम हेमरम सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे कृपया मंच पर आए। Mr. Rajesh Kumar, currently serving as an assistant professor at Model College, Dumka, as well as teaches at
SKB University and University Department of Physics. Before coming to academia, he researched as a project scientist at INCOIS, Ministry of Arts Science, Government of India, and as a junior research fellow at the Nanophotonics Lab, ISM Dhanbad. He is an alumnus of IIT Kanpur, where he earned his MSc in Physics Science. Thank you. Sir, please come on seat. Vice Chancellor Madam, Registrar X, Vice Chancellor Basir Ahmad Sir, who is watching us online, respected Principal Sir, Dr. Sambhu Kumar Singh, Guest of Honor, Niranjan Kumar Sinha, Principal, Ex-Principal, Professors from different colleges, research scholars from students and participants. Warm good morning. Talk on आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अपना टॉक है उसको हिंदी में रखने का प्रयास करूंगा ताकि ये जो टॉक है ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग हो। तो मैं शुरुआत करूंगा एक कहानी से, बट मैं जो मेरा टॉक का जो सार है वो कुछ 3 चीज़ों पर आधारित है। मैं यहाँ पर बताऊंगा कि AI क्या है, वो कैसा है, कैसे काम करता है, राइट, वो क्या क्या कर सकता है, तो क्या, कैसा, और इसको हमको सीरियसली लेना क्यों जरूरी है। तो ये 3 चीज पर मैं फोकस करूंगा। बट जरूरी है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, वो हमें साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने इसी प्रकार से सेमिनार में उन्होंने एक काम किया और पेपर पब्लिश किया। तो उस पेपर का नाम था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, राइट। तो वो पेपर का जो मुख्य सवाल था वो सवाल ये था कि क्या मशीन सोच सकता है, क्या मशीन सोच सकता है, राइट। तो अब सोच को परिभाषित करना जरूरी था। इसी से हम नाप सकते हैं कि मशीन कितना इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो परिभाषित करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो इसका उन्होंने एक कार्ट निकाला, एक गेम का उन्होंने प्रपोज किया। गेम का नाम था इमिटेशन गेम, यानी कि नकल करने वाला खेल। तो वो खेल क्या था, मैं थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। तो खेल कुछ इस प्रकार से था कि एक व्यक्ति है, राइट, और पर्दे के उस ओर एक व्यक्ति है और पर्दे के इस ओर एक व्यक्ति है। तो जो बीच में जो व्यक्ति है उनको पता नहीं है कि उधर कौन है और इधर कौन है, और इस व्यक्ति को बातचीत करके पता करना है कि वाकई में वो व्यक्ति है या मशीन है। तो केस वन में हो सकता है कि दोनों तरफ व्यक्ति है। केस 2, दोनों में से किसी एक में से हम मशीन को उस पर रिप्लेस कर दिए। अगर जो व्यक्ति पूछने वाला है, दोनों ही केस में उनका रेस्पॉन्स सिमिलर रहता है, इसका मतलब ये है कि मशीन इंटेलिजेंस को पार कर गया। यही था इमिटेशन गेम, राइट, जो कि बाद में जाकर उसका कुछ नाम अलग हो गया। उसका नाम रहा ट्यूरिंग टेस्ट। तो आप लोग गूगल में सर्च करते हैं ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, राइट। तो जो ट्यूरिंग टेस्ट था वो काफी नहीं था इंटेलिजेंस को परिभाषित करने के लिए।
वो इसलिए क्योंकि ये टेस्ट में बहुत सारा खामियां था। खामियां किस प्रकार का था कि वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि कौन व्यक्ति सवाल जवाब कर रहा है, वो कितना देर तक कर रहा है, राइट। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई वेस्ट बंगाल में जन्म लेता है तो उसको बाय डिफॉल्ट बंगाली आ जाता है, कोई दिल्ली में जन्म लेता है तो बाय डिफॉल्ट उनको हिंदी अच्छे से आ जाता है, राइट। तो जो जितने देर तक वहाँ रहेंगे वो उतना एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये ट्यूरिंग टेस्ट में बहुत सारा खामियां था, राइट। ठीक है, तो अब आता है कि क्या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम ये बता सके कि वो कुछ आदमी जैसा काम कर रहा है। तो लोगों ने पहले सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया। ये जो शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक जनरल शब्द है। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत टाइप्स का होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो 10-15 साल पहले भी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते थे, वो किस प्रकार का था। आप लोगों ने देखा होगा कि एयरटेल हो या टाटा इंडिकॉम या रिलायंस, तो उसमें कभी कभी पैसा कट जाता था तो हम लोग कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते थे। तो उसमें कुछ ऑप्शन इस प्रकार से आता था, कृपया हिंदी में सुनने के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी में सुनने के लिए 2 दबाएं, 7 दबाएं कस्टमर केयर से बात करने के लिए। तो ये जो था ये था एक एक्सपर्ट सिस्टम, और जो भी इंजीनियरिंग करके निकलता है ये इसको बना सकता है। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम हुआ करता था एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पहले, बट अभी चीज़ें बहुत एडवांस हो गई है। बस मैं आपको एक इतिहास से अभी वर्तमान में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या था, अभी क्या है। तो वो एक्सपर्ट सिस्टम हुआ करता था जो कि बहुत सिंपल था, राइट। और अभी भी जैसे मुझे एक याद आ रहा है कि मैं इंडियन नेशनल सेंटर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस पर मैं काम कर रहा था। तो वहाँ पर हमारा काम ये था कि जो भी तरंगे आती है इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन, बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ से हम लोगों को 4 तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करना होता था। क्या क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना होता था कि क्या खतरा है, क्या अलर्ट होने की जरूरत है, क्या वो जगह को खाली करने की जरूरत है, या सब चीज नॉर्मल है। तो ये आप ही देखते हैं कि यहाँ जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो भी 4 तरह का अलर्ट इशू करते हैं। एक होता है ग्रीन अलर्ट, मतलब कि सब चीज ओके है, राइट। दूसरा होता है येलो अलर्ट, मतलब कि सावधान हो जाए, बी अलर्ट, आंधी तूफान आ सकता है। फिर होता है ऑरेंज अलर्ट, मतलब गेट प्रिपेयर्ड, और रेड अलर्ट मतलब टेक एक्शन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये भी एक प्रकार से हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है। सेम उसी प्रकार से जैसे टेलीकॉम कम्युनिकेशन में हम 1 2 3 दबाते हैं, तो इतने से काम नहीं चल रहा था। तो ये जो एक्सपर्ट सिस्टम में कमी क्या था, इस एक्सपर्ट सिस्टम में कमी ये था कि ये कुछ सीख नहीं रहा था, इसमें बस जो था वो फिक्स था। कस्टमर केयर से बात करना है तो 7 दबाना है, हिंदी में सुनना है तो 1 दबाना है, और अंग्रेजी में सुनना है तो 2 दबाना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस आया जब हमारे पास आया मशीन लर्निंग। यहाँ पर कितने लोग मशीन लर्निंग का नाम सुने, हाथ खड़ा करेंगे। गुड। तो मशीन लर्निंग एक इतिहास में, मानव के इतिहास में बहुत बड़ा चेंज लेके आया। ये पहली बार हुआ कि मशीन को
हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी कि आप ऐसा करो वैसा जाओ, यानी कोड लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा था। तो मशीन लर्निंग क्या है? वो एक टेक्नोलॉजी है जहां पर आप उसको डेटा देंगे, जितना डेटा देंगे वो उतना ट्रेंड होते जाएगा, राइट? अब डेटा कहां से आएगा? डेटा जो मैं बोल रहा हूं वो भी एक प्रकार से डेटा है, जो कि वॉइस के फॉर्म में है। जो आप अखबार में पढ़ रहे हैं वो भी एक डेटा है जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में है। जो आप मूवी देख रहे हैं वो भी एक डेटा है जो कि विजुअल के फॉर्म में है। तो सबसे बड़ा चेंजेस लेके आया हमारा मशीन लर्निंग। तो उसमें सबसे बड़ा खासियत क्या था कि वो सीखता है। किससे सीखता है? डेटा से। हम जितना डेटा उसको देंगे वो उतना ज्यादा सीखेगा। तो अभी तो हमारे पास ऐसा है कि एक दूसरे का हम नकली आवाज भी निकाल सकते हैं। आप लोग सुने होंगे कि बड़े बड़े नेता के, प्राइम मिनिस्टर के लोग नकली आवाज से गलत गलत न्यूज फैला रहे हैं, राइट? तो ये था हमारा मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग तो ठीक था, बट इसमें भी एक लिमिटेशन था। हम जितना डेटा देते जा रहे हैं वो मशीन उतना सीखते जा रहा है, बट हम देख रहे हैं कि वो एक समय तक बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो शिथिल हो गया। तब वहां पर जरूरत था कि कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो। तो टेक्नोलॉजी में कुछ इस प्रकार से चेंजेस हुआ कि मानव कैसा सोचता है। तो अगर आप देखेंगे तो ब्रेन्स में बहुत सारे हमारे न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स किस प्रकार से होते हैं? उनको आप समझिए कि जैसे हम कान साफ करते हैं, राइट? तो बीच में एक स्टिक होता है और दोनों एंड में वो स्वेल किया हुआ रहता है, मोटा रहता है, और एक दूसरे से वो बहुत कनेक्टेड है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ मकड़े के जाल की तरह दिखता है। तो ये टेक्नोलॉजी जब हम लेकर आए, क्या टेक्नोलॉजी? मशीन लर्निंग में हम लोग क्या किए? इम्प्रूवमेंट किए। उस इम्प्रूवमेंट में क्या था कि हम लोग मानव जैसा सोचता है उस तरह का आर्किटेक्चर लेकर आए, जिसको हम लोगों ने कहा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्लियर? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब इसमें जो उनका सीखने का जो रेट था वो बहुत ही ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया। तो अगर हम बात करें कि ये मशीन कैसे उस चीज को सीखता है, तो मशीन का सोचने का जो तरीका होता है या चीजों को प्रोसेस करने का जो तरीका होता है वो मानव से कंप्लीटली अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये फ्लावर है, तो मशीन ये फ्लावर को कैसे इंटरप्रेट करेगा? मशीन को अगर हम ये फोटो दे देंगे तो मशीन वो जो इमेज है उस इमेज में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको तकनीकी भाषा में पिक्सल बोलते हैं, राइट? तो अगर रोज का फूल है तो उसमें बहुत सारे रेड पिक्सल्स होंगे और थोड़ा कम ग्रीन पिक्सल्स होंगे। तो जैसे एक रोज फूल अगर मैं लेता हूं तो जो बाहरी जो ग्रीन वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या करते हैं? बाहरी दलपुंज, राइट? कैलिक्स, इंग्लिश में उसको कैलिक्स बोलते हैं। और अंदर का जो रेडिश रीजन है, जैसे ये हमारा फ्लावर है, रोज फ्लावर है, राइट? ये हो गया कोरोला, दलपुंज। तो मशीन इसका अगर मैं फोटो डालूंगा मशीन को, तो मशीन उसको कैसा इंटरप्रेट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ पिक्सेल्स। तो सवाल ये है कि वो कैसे जानेगा कि जो फोटो है वो रोज है या सनफ्लावर है? तो मशीन क्या करता है कि मेजर करता है, प्रोबेबिलिटी निकालता है। किसका प्रोबेबिलिटी निकालता है? ग्रीन पिक्सल कितने हैं और रेड पिक्सल्स कितने हैं। तो इस
सारे एल्गोरिदम से, जहाँ पर मैथमेटिक्स सेंटर हो जाता है, फिजिक्स सेंटर हो जाता है, उससे वो बता देता है कि ये रोज का फूल है या सनफ्लावर, राइट। तो ये सब चीज में भी थोड़ा चैलेंजेस था, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क था ये कुछ हद तक काम कर रहा था, लेकिन वो बारीकी लेवल पर वो काम नहीं कर पा रहा था। तब लोगों ने क्या किया, एक न्यूरल नेटवर्क, दूसरा न्यूरल नेटवर्क, तीसरा न्यूरल नेटवर्क, एक लेयर एंड लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग से हम लोग जो बारीकियां हैं वो चीज को निकाल सकते हैं। तो ये था टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस। अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि हम लोगों ने कुछ पूछा और वो उसका अपने से, जैसे मानव से अगर मैं पूछूंगा कि बताओ आज का मौसम कैसा है, तो वो उसको विस्तार में बताएंगे कि हाँ थोड़ा ठंड है, हल्की हल्की हवा चल रही है, बादल छाए हुई है। तो इस तरह से वो डिस्क्राइब करेंगे। जनरेटिव एआई, उसका एग्जांपल है चैट जीपीटी। तो अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे और टाइप करेंगे चैट जीपीटी, तो वो एक ऐप है, ऐसा ऐप है जो व्हाट्सएप की तरह दिखता है, राइट। आप उस पर जो भी सवाल करेंगे वो आपको जवाब दे देगा। आपको ऐसा लगेगा पीछे से कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई जवाब दे देगा। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि हम बात करते हैं ओपन एआई, जिसको दो लोगों का अहम भूमिका है, एक तो एलन मस्क और दूसरा सैम अल्टमैन, सॉरी। तो उनके दृष्टिकोण से ये जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जो फ्री ऑफ यूज है हमारे पास, ये बहुत ही वीक फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता है, जो कि एग्जैक्टली मानव की तरह सोच सकता है। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा हम लोग मशीन बना ही नहीं सकते, ऐसा इंटेलिजेंस बना ही नहीं सकते, क्योंकि मानव का जो दिमाग काम करता है वो कुछ अलग तरीके से करता है। मानव का दिमाग काम करता है इमोशन से, गुस्सा से, आसपास के लोगों को देखकर। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट कुछ लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि हम 100 साल में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को अचीव कर लेंगे। वहीं अगर हम देखें कुछ न्यूज़ वगैरह में, तो सैम अल्टमैन का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट 2 साल के बाद हम अचीव कर लेंगे। तो ये बहुत खतरा का विषय है। अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस किसी देश के पास आ जाएगा तो वो समझिए कि बाकी देश को गुलाम बना सकते हैं। वो कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब मैं बताऊंगा कि वो कैसा है। तो अगर आप देखेंगे अभी जो मैं जिक्र किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कॉमन लोगों के लिए उपलब्ध है, वो था चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी जो है ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत कम समय में बहुत पॉपुलर हो गया। जैसे कि उसी प्रकार से एक यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स आप लोग सुने होंगे, जहाँ पर हम लोग फ्री का मूवीज वगैरह देख सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स को लगा करीबन 3.5 साल 1 मिलियन सब्सक्राइबर रीच करने के लिए। लेकिन वही अगर हम बात करें चैट जीपीटी,
वो जैसे लॉन्च हुआ विद इन 5 days 1 मिलियन यूजर्स तक वो पहुंच गया, और ठीक 2 महीने बाद वो 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया, कस्टमर को सर्व करें। अभी अगर हम आज का डेट में बात करें, चैट जीपीटी कितने लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो है 800 मिलियन यूजर्स। तो ठीक है, ये सब हम बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या एआई जो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल कहने का अर्थ हुआ कि लंबे समय तक इसको हम खींच सकते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो चैट जीपीटी का जो मैं बात कर रहा हूँ, उस तरह का अगर आप कोई भी ऐप बनाएंगे तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए आपको 13 ट्रिलियन वर्ड्स का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो सवाल है कि 13 ट्रिलियन वर्ड कितना होता है? तो अगर आप एक बुक सेल्फ ले लें, राइट, एक बुक सेल्फ ले लें, और एक बुक सेल्फ में अगर आप 10,000 किताब रखें, तो अगर मैं टाइप करना लगा, छापने लगा, उतने सारे लोगों को 30 ट्रिलियन सब को, तो करीबन 30 लाख करीबन 2,500 किलोमीटर लंबा, इतना सारा डेटा लगता है एआई को ट्रेन करने के लिए लगेगा। अपने लैपटॉप से अगर छोटा सा चैट जीपीटी जैसा अगर एक काम करना है तो 7 मिलियन ईयर तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं यूएसए में, राइट? ठीक है, ये तो था कि मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए कितना डेटा का जरूरत होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी किसका कॉपी करने का प्रयास कर रहा है? ये टेक्नोलॉजी मानव का जो मस्तिष्क है उसको कॉपी करने का प्रयास। ये पूरा टेबल फुल हो जाएगा वो कैसेट से, लेकिन आज हम एक छोटा सा चिप में वो सारा इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, ट्रांजिस्टर को समझ सकते हैं चिप है, उसके अंदर हम जस्ट डबल ट्रांजिस्टर एंटर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जिससे हम समझ सकते हैं कि एआई रैपिडली विस्तार को नहीं कर रहा। अब दूसरा सवाल ये है कि ठीक है, एआई को ट्रेनिंग करने के लिए इतने सारे डेटा का जरूरत पड़ता है। एक वाइड मैगजीन जो कि यूएसए का पॉपुलर मैगजीन है, जो नथिंग इज मैटर एवरीथिंग इज फैक्ट, तो उस मैगजीन में प्रॉब्लम को अगर मशीन सोल्व करेगा तो वो कितना एनर्जी लेगा। क्या किया गया कि रोबोट को दिया गया रूबिक सोल्व करने, रूबिक होता है किस प्रकार से, राइट? तो इसको आपका एक साइड पूरा ब्लू होगा, एक साइड ग्रीन होगा, एक साइड रेड होगा। तो ये चीज को सोल्व करने के लिए वो 2.2 गीगाहर्ट्ज एनर्जी कंज्यूम किया। तो अब ये एनर्जी 2.2 गीगावाट, तो ये एनर्जी कितना होता है? तो ये एनर्जी कुछ इतना होता है कि अगर तो हम आम भाषा में समझे तो जो हमारा घर होता है, एक घर एनर्जी ले रहा है, एक कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, अभी एक टेक्नोलॉजी को इफिशिएंट होने के लिए, एनर्जी इफिशिएंट होने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, राइट? ठीक है, नोटिस ये जारी किया कि आपने जो भी क्लेम किया वो केस सबमिट किया गया था वो फॉल्स था, वो एआई से बनाया गया था। तो ये एक कमी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्लाइंडली यूज करने का। दूसरा
दूसरा मैं चैलेंज आपको बता रहा हूँ जो कि फिजिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, वो है आपका ट्रॉली प्रॉब्लम। तो ट्रॉली प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है कि सपोज करिए कि आपने सुना होगा कि टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार पर काम कर रहा है और बहुत सारा सेल्फ ड्राइविंग कार बहुत बुरी तरह से क्रैश भी कर गया। तो ये सब कार बनाने में किस तरह का दिक्कतें आता है, क्या इथिकल साइड से इसका। तो एक ट्रॉली प्रॉब्लम ये बोलता है कि सपोज करिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, राइट, और आपके पास दो विकल्प है। आपके पास एक लीवर, अगर आप लीवर चेंज करेंगे तो ट्रेन का पटरी चेंज हो जाएगा और वहां पर एक व्यक्ति का मृत्यु होगा, और अगर आप लीवर चेंज नहीं करेंगे तो ट्रेन सीधे चले जाएगा, वहां 5 व्यक्ति का मृत्यु होगा। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, लीवर चेंज करना मैंने एक आदमी गया, और लीवर नहीं चेंज करेंगे तो 5 आदमी गया। तो सेल्फ ड्राइविंग कार जब हम बनाते हैं तो इस तरह का चैलेंज आता है कि सपोज करिए कि आप वो टेक्नोलॉजी को यूज करके कार बना दिए, तो वो टेक्नोलॉजी का पहला इंपॉर्टेंस होगा कि जो व्यक्ति अंदर बैठा है उसको बचाना, उसका लाइफ इज फर्स्ट। और किसी कारण से इस तरह का सिचुएशन आ गया कि वो जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, तभी अंदर में बैठे व्यक्ति का जान बचेगा जब वो अपने कार को राइट ले जाएगा या तो लेफ्ट ले जाएगा। और राइट की ओर एक बूढ़ा बुजुर्ग है जो अपनी वाइफ के साथ डंडा लेकर चल रहा है, और लेफ्ट साइड में एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ के साथ खेल रहा है। तो यहाँ डिसीजन लेना पड़ेगा। आप लोग बताइए क्या डिसीजन लीजिएगा, लेफ्ट और या राइट? क्योंकि वो तो मशीन है। अगर मशीन में अगर हम फिट कर दे कि ठीक है वो बूढ़े हैं उनको मार दिया जाए, तब तो फिर पॉलिटिक्स में वो आ जाएगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बूढ़े को मारने के लिए बनाया गया है। तो इस तरह का इथिकल चैलेंजेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। बस यही कहना था, धन्यवाद। अब मैं मिस्टर प्लास कांति हाजरा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे बीच आएं और हमें चंद शब्दों से अनुग्रहित। थैंक यू सो मच पल्लवी मैडम। मंच पे उपस्थित प्रिंसिपल सर और अदर डिग्निटीज ऑफ द डायस और द प्रोफेसर्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, आज ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके जो सेमिनार चल रहा है, ये सही में बहुत ही अच्छा चीज है। और इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी सर जो बताया, उसके बाद बताना बड़ी मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसा हो गया जब मटन खाने के बाद अब दाल और चावल खा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा इसके लाइट देने के लिए। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सबसे बड़ा जो है हम लोग का माँ है। बचपन में जो बच्चा बोल नहीं पाता है, माँ समझ जाता है बच्चा क्या चाह रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे आपके पास मोबाइल है, आप देखिएगा मोबाइल वो हमेशा आपका देखिए वो कान खड़ा रहेगा मोबाइल में। आप कुछ भी बोलिएगा वो ठीक कैच कर लेगा, और उसके बाद आप देखिए जो आप बोल रहा है, जो सोच रहा है, वो चीज देखिए तुरंत आपका स्क्रीन में आ जा रहा है। दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हम लोग को अभी आदत पड़ गया है, सिर्फ सबको, बच्चा बूढ़े छोटा बच्चों को भी, कि मोबाइल के बिना हम लोग अभी चलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। और ये इस तरीके से हम लोग को डेली लाइफ में ये हावी हो गया, जो हम लोग इससे निकलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें हम लोग एक काम हम लोग कर सकते हैं। देखिए, हमको को हमेशा जो है एक पॉजिटिव सोच में चलना पड़ेगा। इसमें दो चीज है, जो एक सही भी है, गलत भी है। तो आप किस तरीके से क्या लेंगे, दैट इज डिपेंड अपॉन यू ओनली। तो इसमें सब कुछ है,
सब कुछ है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हम लोग को बेसिकली समय बचाते हैं। अभी सेट जैसे बना चैट जीपीटी, इस रियली आपको कुछ भी चाहिए, जो भाषा में चाहिए, जो लैंग्वेज में चाहिए, काफी आसानी से अगर उसको लिख दीजिएगा वो आपके सामने वो हाजिर हो जाएगा। तो इसमें टाइम भी हम लोग को बचाता है, बहुत सारे चीज को हम लोग को सिखाता भी है उसमें, और जो चीज हम लोग को मालूम नहीं है वो भी आपका सामने में आप जैसे चाहते हैं उस तरीके से लोग को मिल जाएगा। बेसिकली हम मतलब इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है नहीं, हम इसमें जो हमने क्या यहाँ पे MSME टूल रूम है, यहाँ पे हम लोग मशीन से ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं। तो इसमें मशीन के बारे में, इसमें भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया यहाँ पे। तो उसमें क्या ऐसा भी हुआ था, जो मशीन जो है हम लोग बहुत दिन पहले एक मशीन हम लोग लिए थे जर्मन से, और हम लोग के पास उसका कोई ऑपरेटर भी नहीं था, और उसको कैसे हम लोग ऑपरेट करें ये भी जानकारी नहीं था। तो ये हम लोग क्या किया, वो सैटेलाइट के थ्रू जर्मन में बैठ के वो मशीन को यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी हर जगह पे, किचन से लेके हॉस्पिटल से लेके हर जगह पे आप जाइएगा तो इसका प्रभाव जो है काफी इफेक्टिव हो रहा है। इसका और एक मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कभी कभी क्या होता है, हम गूगल मैप में देख लेते हैं जो कहाँ कहाँ जाना है मेरे को, तो कभी कभी ऐसे तो रास्ता दिखा देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, लेकिन हो क्या जाता है, आपका गाड़ी का साइज तो नहीं जानता है, वो रास्ता जानता है लेकिन गाड़ी का साइज तो नहीं जानता। ट्रक लेके जा रहा है, साइकिल लेके जा रहा है या मोटर बाइक लेके जा रहा है, तो इसी में कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोग को देख के चलना पड़ेगा, और इसको सही दिशा में हम लोग इसको आगे बढ़ाएगा तो काफी अच्छा हो सकता है। और धामरी कॉलेज का स्टूडेंट लोग अभी हम लोग के पास आ रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन लोगों को इंडस्ट्री के बारे में और आगे जाके देश का ग्रोथ कैसे हो सकता है इसके बारे में हम लोग एक लाइट उन लोगों को दे रहा है। और एक धामरी कॉलेज जो है अभी शंभू सर आने के बाद इसका इतना फ्लरिश हो रहा है, इतना फ्लरिश हो रहा है, हम लोग सोच नहीं सकते। और इससे बच्चे लोग भी काफी अच्छा फायदा इसमें ले रहा है और आगे जाके लेंगे, और हम लोग मिल के जो है इस बच्चों लोग को आगे बढ़ाना के काम हम लोग करेंगे MSME के थ्रू, और धामरी कॉलेज के साथ में हम लोग मिल के इस चीज को हम लोग करेंगे। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये अभी बहुत सारे चीज मार्केट में भी आ गई है, आपका सॉफ्टवेयर से लेके हर चीज, तो इसमें कोशिश करेंगे सही दिशा में हम लोग उसको जाए और अच्छा से सीखें। तो यही दो बातें को सर विराम देते हैं। सबको मेरे तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। अभी अभी हमारे बीच हमारे महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष थे विजेंद्र टूरी सर। मैं आपका हमारे महाविद्यालय में स्वागत करता हूँ। की धरती संथाल परगना के एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट SRT कॉलेज धमरी के सभागार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन महाविद्यालय की तरफ से आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में उपस्थित मंच के चीफ गेस्ट जो किसी कारणवश यहाँ पर उपस्थित नहीं है, कुलपति महोदय, मेरे झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी और उनकी अनुपस्थिति में यहाँ के चीफ गेस्ट निरंजन कुमार सिन्हा जी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। मंच पर प्राचार्य महोदय SRT कॉलेज के जो मेरे मित्र भी हैं,
डॉक्टर शंभू कुमार सिंह, पूर्व प्राचार्य गोड्डा कॉलेज गोड्डा के विश्वनाथ तिवारी जी, MSME के डायरेक्टर हाजा जी, SKMU के प्रोफेसर राजेश कुमार, मंच संचालक और हॉल में उपस्थित सभी शिक्षक बंधुओं, शिक्षकेतर कर्मचारियों, मीडिया कर्मी, विद्यार्थियों, आज बहुत खुशी की बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चर्चा का विषय बनाया गया है। अगर गौर से देखें तो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और सरकार भी विद्यार्थियों के प्रति जिस दिशा में एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करते आया है, मैं भी साहेबगंज कॉलेज का प्रोडक्ट था। इंटर और डिग्री मेरा साहेबगंज से ही हुआ है। जूलॉजी के हम टॉपर थे और यूनिवर्सिटी में साहेबगंज कॉलेज में साइंस विषय में मेरे बैच में 2 बैच केमिस्ट्री और बॉटनी का यूनिवर्सिटी टॉपर था। तो बदलाव के साथ साथ अपने आप को बदलना आवश्यक है। तभी कहा गया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और जो नेचर के अनुरूप अपने आप को बदलने में सक्षम है, नेचर उसी का सिलेक्शन करता है और तब आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आज के दौर में सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी चला रही है, इसको गौर से देखें तो इस 8 सेमेस्टर के दरमियान विद्यार्थियों को सरकार चाह रही है कि दुनिया का जितना भी विषय है सारा का सारा ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके दे दें, ताकि वह दुनिया के दौर में अपने आप को चला सके। विद्यार्थियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज है, खामी तो हर में है, लेकिन आप खामी पर नहीं जाएं, उसकी जो खूबियां हैं उस खूबियों को देखें। ठीक है, 100% में 10% खामी है, लेकिन खूबी उसमें कितनी है, तभी आप दुनिया के साथ मतलब चल सकेंगे और अपने आप को एक, मैंने बोला कि नेचर, प्रकृति उसी का को सेलेक्ट करता है जो प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढालने में सक्षम है। इसलिए इस एजुकेशन पॉलिसी में भी जो आज टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है एक से एक कोर्स आ रही है, आप उस दिशा में बढ़ें और अपने आप को स्थापित कर इस दुनिया की दौड़ में साथ चलने का प्रयास करें। बस मैं अपनी वाणी को यही। हमारे बीच उपस्थित सारक महिला कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर विजेंद्र टूरी सर को मंच पे आने का आमंत्रण देती हूँ और मैं विद्यालय के पूर्व प्राचार्य निमाई चंद्र दास सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे मंच पर आए और धन्यवाद ज्ञापन। धन्यवाद पल्लवी मैम। आज के
एसआरटी कॉलेज धमड़ी के प्रांगण में हमारे इस सभागार में जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार संगोष्ठी का आयोजन जो किया गया है, जो आज दिनांक 28 और कल 29 तारीख को कल समापन है 2 दिवसीय, उसमें आज जो उपस्थित है इस मंच में सबसे पहले हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शंभू कुमार सिंह, हमारे आज के मुख्य अतिथि जो थे निरंजन कुमार सिन्हा जी, हमारे मंच में अभी भी उपस्थित है हमारे राजेश कुमार जी, राकेश कुमार सिन्हा जी, अभी हमारे समक्ष बैठे हैं पलाश कांति सर, और इस सभागार में उपस्थित हमारे साहेबगंज महाविद्यालय साहेबगंज से विद्वान प्रतिभागीगण, जिसमें 2 सर का नाम तो मैं जानता हूँ, सिदम सिंह मुंडा सर, हमारे प्रमोद कुमार दास सर, हमारे ही महाविद्यालय से स्थानांतरण होकर के कॉलेज मधुपुर में गए राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष हमारे विजेंद्र बाबू, हमारे महाविद्यालय के तमाम सभी शिक्षकेतर बंधु, सेवानिवृत्त हमारे प्रदीप कुमार जी, हमारे महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे बंधुगण, और एसपी कॉलेज दुमका से आए हमारे विनोद कुमार शर्मा जी नजर में आ रहे हैं, और बाकी तमाम सभी जितने भी प्रतिभागी हैं, आगंतुक हैं, हम सभी का एसआरटी कॉलेज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामना देते हैं और विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वे लोग आज उद्घाटन समारोह के अवसर पर उपस्थित हैं इस सभागार में। मैं उनको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सहित सभी हमारे टीम के सभी सदस्यगण को, और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ टाकुन के हमारे सभी सदस्यों का, सभी साथियों का, जिसमें मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा हमारी मौसमी मैम को, जिन्होंने उनके सौजन्य से महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, और तमाम सभी साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जोहार, धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को बहुत जोरों से भूख लगी है, तो कृपया लंच के लिए चला जाए। साथी परिवार हम लोग तो बहुत समय बिताया चाय दुकान में।